वेलकम अगेन गाइस। मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की, यानी कृषि से संबंधित हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसको मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों से लिया है और अन्य सोर्सेज से लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल के कितने हिस्से प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती का काम किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह यानी ग्रासलैंड है? तो 4% भाग पर ग्रासलैंड है। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह है 21%। ठीक है। यानी हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 21% क्षेत्र जो है वह वनों से भरा हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? तो यह है 24%। जायद फसल का अर्थ क्या होता है, यानी जायद क्रॉप्स किसे कहते हैं? तो वह क्रॉप जो मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई और अगस्त के महीने में काट ली जाती हैं, उन्हें हम जायद फसल कहते हैं। देखिए, जो वाटरमेलन होता है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जायद फसल का। नेक्स्ट है हमारा, देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो जितना कृषि योग्य भूमि है हमारे भारत का, उसका 15% जो भाग है उस पर क्या होता है, गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो ये पड़ा चावल और गेहूं से। देखिए, हरित क्रांति से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से हरित क्रांति के हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। इसमें से एक ये भी है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और इन्हें ही भारत का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। किसे? इन्हें, एम एस स्वामीनाथन को भारत का कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी सन 1967 से 1968 के बीच हुई। देखिए फ्रेंड्स, 10th नंबर क्वेश्चन हमारा, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1986 ईस्वी में। देखिए, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, इसका मेन एम था भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो 100% आत्मनिर्भर है हमारा देश। भारत 1% जो यूरिया होती है वो भी हमारा देश इंपोर्ट नहीं करता है किसी भी देश से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस उर्वरक का भारत पूरी तरह से आयात यानी इंपोर्ट करता है? तो पोटेशियम का। पोटेशियम हमारे भारत में बहुत कम प्रोडक्शन होता है उसका। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। भारत में सबसे अधिक रेशम यानी सिल्क कहाँ पैदा होता है? तो पैदा होता है कर्नाटक में। प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा राज्य अव्वल है? तो यह है केरला। केरला में भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का प्रोडक्शन होता है और विश्व में भारत प्राकृतिक रबड़ के प्रोडक्शन में चौथा स्थान रखता है। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी उत्पादन के लिए भारत की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कुर्ग की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वह काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कुर्ग कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? कर्नाटक का। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तो ये नागपुर में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन से हैं? तो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है? तो आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक और हल्दी, इनके उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो यह है दूसरा स्थान। पहला किसका है? चीन का है। फलों और सब्जियों को मिला दिया जाए तो भारत में 259 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष फल और सब्जियां का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न, विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? तो चीन प्रथम पे है और सेकंड पे है हमारा देश भारत। किसके उत्पादन में? चावल यानी राइस के उत्पादन में। खरीफ फसल कौन कौन सी होती हैं? देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, ये जो प्रमुख फसलें हैं यह खरीफ की फसल होती हैं। ठीक है। अब देखिए, खरीफ की फसलें क्या होती हैं। तो जो फसल जून जुलाई के महीनों में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के महीनों में काटी जाती हैं, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, रबी की फसल कौन सी होती है? तो गेहूं, चना, जौ। देखिए, जौ और ज्वार में
अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। मटर, सरसों, आलू, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं, इन्हें हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। रबी फसल क्या होती हैं? ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के महीनों में काटी जाती हैं, उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जायद फसल कौन सी है। ऊपर हमने जायद फसल की डिफिनेशन पढ़ी, अब जायद फसलों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब जो फसल हैं ये जायद क्रॉप्स में आती हैं। नगदी की फसल कौन सी हैं? तो चावल, जूट, कॉफ़ी, गन्ना, केला, कपास यानी कॉटन, ये जो हैं ये नगदी की फसल कहलाती हैं। नगदी की फसल यानी कैश क्रॉप, यानी ऐसे फसल जो बेचने के लिए उगाए जाते हैं उन्हें हम कैश क्रॉप यानी नकदी फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2004 में आ चुका है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत है 40.69%। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो। तो देखिए, कुल जोत यानी जो टोटल लैंड होल्डिंग है उसमें से 40.69% मार्जिनल होल्डिंग है, यानी सीमांत जोत है, यानी ऐसी लैंड जो 1 एकड़ 1 हेक्टेयर से कम है उन्हें हम सीमांत जोत कहते हैं। और जो फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं। अब देखिए, 1 हेक्टेयर में ये चीज़ याद रखिएगा 2.47 एकड़ होता है। कितना होता है? 2.47 एकड़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कितनी राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, कार्यरत हैं, यानी अभी कार्य कर रही हैं? तो वो हैं 5। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक नियोजन के युग में के प्रारंभ से भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का क्षेत्र का जो हिस्सा है वो क्या हो रहा है? तो निरंतर कम हो रहा है। और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2004 में पूछ चुका है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है, अब देखिए, सकल राष्ट्रीय आय को हम इंग्लिश में ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं। ये क्या होता है? किसी देश के नागरिकों का जो सकल घरेलू और विदेशी आउटपुट होता है उन्हें हम सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जो सकल राष्ट्रीय आय में जो कृषि क्षेत्र का हिस्सा है वो क्या हो रहा है? तो वह कम हो रहा है। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, यानी जो मैदानी क्षेत्र है, फील्ड एरिया है, उनका कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट के अंडर रहना जरूरी है? तो 50% एरिया जरूरी है। और यह यूपीपीएससी 1998 में यह क्वेश्चन आ चुका है। देश की कुल श्रम शक्ति में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत क्या है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी में कितने परसेंट श्रमिक इन्वॉल्व हैं? तो ये है 48.9%, या एपीओ 2003 में भी पूछ चुका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो सर्वाधिक इरिगेशन क्षेत्र वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में जो कृषि क्षेत्र में जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो टारगेट से भी अधिक हुआ था। हो सकता है आपको पंचवर्षीय योजना, यह जो टर्म है यह नहीं समझ में आया हो। तो पंचवर्षीय योजना ये क्या होता है? यह एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इसका मेन एम होता है कृषि का विकास करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, जो हमारे संसाधन है उनका उपयोग कर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब तक हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी हैं और 13वां लागू होने वाला है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो यह निर्भर है पोटास पर, और यूरिया पे 100% अपने आप पर ही निर्भर है। और आयात पर किस पे निर्भर है, यानी इंपोर्ट पर? तो पोटास पर। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये IAS 2003 और यूपीपीसीएस 2007 दोनों एग्जाम में आया हुआ है। ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है जिप्सम का। ऊसर मृदा सुधारक, ऊसर यानी बैरन, या और ऊसर मृदा यानी
बैरन सॉइल को सुधारक के रूप में यानी उनके रिफॉर्मर के रूप में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जो बंजर जमीन होती है उनको सुधारने में, उनको इम्प्रूव करने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषि समुदाय में कितनी है? तो यानी जो टोटल हमारा कृषि समुदाय है भारत में उसका 67% सीमांत किसान है। अभी हमने बताया सीमांत किसान क्या होते हैं, यानी वह किसान जिनकी जो लैंड होल्डिंग है वह 1 हेक्टेयर से कम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीनतम रिलीज CSR-43 यह किसी किस्म है? तो CSR-43 यह एक किस्म का चावल है। क्या है? चावल। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो ये है जैक्स डियोफ। कौन है? जैक्स डियोफ। और यह सेनेगल देश के हैं। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है। बांस उत्पादन में संसार में भारत का क्या स्थान है? तो यह है द्वितीय, यानी सेकेंड पोजीशन रखता है हमारा देश भारत बाम्बू के उत्पादन में। खाद्य और पोषण मंडल यानी फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो यह है MHRD के अंदर, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब बताइए हमारे जो MHRD मिनिस्टर है वो वर्तमान में कौन है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित हुआ, यानी निगेटिव डेवलपमेंट शो हुआ? तो यह तीसरे पंचवर्षीय योजना में। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन यानी अपनी जीविका चलाने का एक साधन समझा जाता है। हमारे देश में जो किसान होते हैं मैक्सिमम किसान वो क्या सोचते हैं? कृषि से अपना फसल उगाते हैं, उसको अपनी जीविका यानी खाने के लिए कुछ रख लेते हैं और कुछ बेच के अपना जो भी अन्य चीज़ों का खर्चा है उसको संभालते हैं, यानी जीविका को उपार्जन का कार्य करते हैं। कॉमर्शियली उतना यूज नहीं होता है। भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? तो ये होती है गन्ने की खेती। पेनिनसुलर रीजन में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो है तालाब। पेनिनसुलर रीजन यानी हमारा गुजरात हो गया, इधर का वेस्ट बंगाल हो गया, नीचे साउथ में आएंगे तो केरला तमिलनाडु हो गया, ये सब पेनिनसुलर रीजन है और ये सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए तालाब पर डिपेंड रहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा किस परियोजना से होता है? तो यह लघु एवं बृहत परियोजनाओं से होता है। ICAR नई दिल्ली द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI कब लागू किया गया? तो यह लागू किया 2005 में और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RTI कब लागू किया गया? 2005 में। और किसके द्वारा लागू किया गया? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक ऑटोनॉमस यानी स्वयं शासन करने वाला एक संस्था है। कौन? ICAR। NAIP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया? तो NAIP को ICAR द्वारा 2006 में लागू किया गया और RTI को 2005 में लागू किया गया। देश में वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? ये हैं 642 वर्तमान में। नेक्स्ट है हमारा, अम्रपाली और नवराज किस्मों के क्रॉस से वर्ष 2007-8 में आम की कौन सी संकर प्रजाति विकसित हुई? जब अम्रपाली और नवराज यह दोनों आम का क्रॉस किया गया तो अनमोल नाम की एक संकर मैंगो प्रजाति यानी आम की प्रजाति विकसित हुई। और किस वर्ष में हुई? तो सन 2007-8 में। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह तिलहन सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन हैं? तो ये हैं आर्सेनिक। अजैविक प्रदूषक यानी अनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये कौन प्रदूषित करते हैं हमारे अंडरग्राउंड वाटर को? आर्सेनिक। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है जो जमीन के नीचे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत कंटामिनेट करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादक यानी बायो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई थी? पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना आरंभ की गई बायो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पहले हमारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय था, अब उसे हम केंद्रीय कृषि व कृषक मंत्रालय नाम से जानते हैं। तो वह कृषक, यह चीज शब्द जुड़ गया है। ठीक है। 2020-21 के बजट को कृषि एवं किसान कल्याण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो यह आवंटित की गई 3,40,600 करोड़ रुपए, जो संपूर्ण बजट का 11% है। नेक्स्ट हमारा 2016-17 के बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करने की घोषणा की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के तहत भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? यह रैंक प्राप्त हुई है 102। ठीक है। अभी भी भारत की जो GHI इंडेक्स है वो भी काफ़ी अभी पीछे है। भारत, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका जो रैंक है वो है 94वां। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत कुछ अच्छी स्थिति में है। नेक्स्ट है हमारा बोरलॉग पुरस्कार किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह बोरलॉग पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन फादर नहीं, पूरे वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो नॉर्मल बोरलॉग थे, उन्हीं के नाम पर यह बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय कृषि का इतिहास, इस बुक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है MS रंधावा ने। भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है वर्तमान में? तो यह है 138%। अब फसल चक्र क्या होता है? तो विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय के लिए बोने को फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी प्रतिशत है? तो वो है 138%। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? धान। क्षेत्रफल और उत्पादन, प्रोडक्शन और जो लैंड है यानी कितना लैंड कवर करता है, इन दोनों में सर्वाधिक है धान यानी पैडी। और ये IAS 1989 के क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मक्का की पत्तियों का जो शीर्ष भाग अगर सफेद हो जाता है, यह किसका सूचक है? तो यह जिंक की कमी का सूचक है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाए जाते हैं? तो मक्का यानी मैज में पाए जाते हैं। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा रिकमांड यानी संस्तुति की गई है? तो यह रिकमांड की गई है 12% से कम होना चाहिए। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कंट्री कौन है? तो ये है हमारा देश भारत। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में 20 से 22% उसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो कपास यानी कॉटन का सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारे देश भारत में पाया जाता है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो तंबाकू यानी टोबैको की फसल में संपूर्ण की जाती है। गन्ने के रस में जो समग्र ठोस पदार्थ वो कितने प्रतिशत होते हैं? तो हम होते हैं ब्रिक्स। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सेब में पाई जाती है। थाइमिन का सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो यह है काजू यानी कैश्यू। थाइमिन यानी विटामिन B1 या फिर हम सिंपली हम विटामिन B भी कह सकते हैं। तो सर्वाधिक विटामिन B पाया जाता है काजू में। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। सेब का उत्पादक शीर्ष राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा सेब जो है हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। कुफरी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी एक प्रकार का आलू है। चाय का जन्म स्थान किस देश को कहा जाता है? तो यह चीन को कहा जाता है। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का प्रथम स्थान है। सूर्यमुखी का जन्म स्थान यानी जो सनफ्लावर है वो उसका जन्म स्थान कहाँ से हुआ? तो उसका हुआ उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है हमारे देश का? तो यह है जम्मू कश्मीर। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो यह लगाए थे केरल के वायनाड जनपद में। कहवा बागान क्या होता है? यानी कॉफी प्लांटेशन
कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ लगाया गया था? भारत अंग्रेजों द्वारा भारत में, तो यह वायनाड जनपद में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादक होता है? तो गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है हमारा कि उत्तर प्रदेश। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम आयुतम धान का नामकरण हुआ है लूनी श्री। जो वर्ल्ड का बेस्ट धान होता है उसका नाम क्या है? लूनी श्री। और किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया? जो केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिक हैं उनको द्वारा किया गया। लहसुन में जो विशिष्ट गंध है उसका क्या कारण है? इसमें सल्फर के यौगिक यानी कंपाउंड पाए जाते हैं, इस वजह से लहसुन में एक गंध आता है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो जो हमारा सूरजमुखी का तेल होता है वह हृदय रोगी जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है। कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यानी एक न्यूट्रिशियस कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है? चावल। चावल में न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छे रूप में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी यह पाई जाती है आंवला में। खट्टे फलों में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो यह जो पके हुए आम के फल हैं उसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अद्ध उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ यानी मॉडिफाइड रूट है? तो ये है शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। देखिए, औद्योभूमि उत्पादित सब्जी यानी वह सब्जियां जो अंडरग्राउंड उगाई जाती हैं उन्हें हम औद्योभूमि उत्पादित सब्जी कहते हैं। उनमें से एक मॉडिफाइड रूट कौन है? तो वह है शकरकंद। मॉडिफाइड रूट यानी रूपांतरित जड़ क्या होता है? तो कुछ जड़ें विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग अलग आकार और संरचना में रूपांतरित मॉडिफाई हो जाती हैं, उन्हें हम मॉडिफाइड रूट कहते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ग्रेप्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो जो गोदावरी और कृष्णा नदी क्षेत्र है इसको हम चावल का कटोरा कहते हैं। और किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? इसीलिए ये भी याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक धान की फसल उगाई जाती है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना ही हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। हरित क्रांति किस फसल का सबसे अधिक उपयोगी रही? तो गेहूं और चावल का सबसे अधिक उपयोगी रही हमारी हरित क्रांति। किस राज्य को धान का भंडार कहा जाता है? तो भारत का धान भंडार कहा जाता है पंजाब राज्य को। ये चीज याद रखिएगा। और धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। धान का भंडार कहा जाता है पंजाब को। यह मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है द्वितीय स्थान। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भी है द्वितीय स्थान। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मत्स्य उद्योग से यानी मछली पालन से इसका संबंध है नीली क्रांति का। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारे एग्रीकल्चर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से। सो फ्रेंड, अगर वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।